हेलो फ्रेंड्स, आज हम वेटनरी सर्जरी की क्लास नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। तो जिसमें आज हमारे जो टॉपिक रहेंगे, एक तो है रूमिनोटॉमी। एक टॉपिक इसमें रूमिनोटॉमी का होगा और दूसरा टॉपिक हम इसमें करेंगे सीजेरियन, यानी कि सी सेक्शन जो होता है लार्ज एनिमल के अंदर कैसे करते हैं, तो उसके बारे में रहने वाला है। तो उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। तो रूमिनोटॉमी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रूमिनोटॉमी क्यों करते हैं, क्या कारण है जिसके कारण हमारे को रूमिनोटॉमी करनी पड़ती है। तो कारण के अंदर हम सबसे पहले देखें तो पहला कारण है इसके अंदर फॉरेन बॉडी। फॉरेन बॉडी जैसे कि इसमें एक केस बनता है टीआरपी। टीआरपी का मतलब होता है ट्रॉमेटिक रेटिकुलो पेरिटोनाइटिस। देखो ये केस कैसे होता है। तो जब फॉरेन बॉडी का केस होगा तो हमारे को करनी पड़ेगी रूमिनोटॉमी। तो टीआरपी क्या होती है कि जैसे मान लो कोई भी फॉरेन बॉडी है, सबसे पहले जाएगी वो रूमन के अंदर। रूमन से छटा हुआ छोटा पार्ट जो होता है उसमें होता है रेटिकुलम, यानी कि कोई कील या फॉरेन बॉडी यदि रूमन में जाती है तो वो उसकी इसमें आ जाएगी रेटिकुलम के अंदर। और रेटिकुलम की स्ट्रक्चर होती है हनीकॉम्ब, इसमें जाके ट्रैप हो जाएगी। अब रेटिकुलम के जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होंगे तो ये नीडल बाहर की ओर निकलेगी। तो अब इसके अंदर ये कैविटी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ऑर्गन होते हैं। इधर वाली जो गुहा होती है वो वक्ष गुहा होती है और ये वाली गुहा है इसके अंदर पेट वाली गुहा। तो अब कई बार तो ये नीडल क्या करती है कि रेटिकुलम से निकलकर इस डायफ्राम को क्रॉस करती है, डायफ्राम को पंचर करती है और डायफ्राम को जस्ट सटा हुआ यहाँ पे हार्ट की पोजीशन होती है, तो वो हार्ट की ओर जाती है। तो जब यह नीडल अर्थात ये फॉरेन बॉडी हार्ट की तरफ जाएगी अर्थात हार्ट पर अपना प्रभाव डालेगी, तो यहां पे इस केस को बोलते हैं टीपी। टीपी का मतलब होता है ट्रॉमेटिक पेरिकार्डाइटिस। अब हार्ट की सबसे बाहर वाली जो परत होती है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। तो जब ये निडल या फॉरेन बॉडी है पेरिकार्डियम को टच करेगी अर्थात उसको प्रभावित करेगी, तो इस पेरिकार्डियम के अंदर क्या आ जाएगी, इन्फ्लामेशन आ जाएगी। इन्फ्लामेशन आएगी तो इस पेरिकार्डियम के अंदर वहां पे क्या होने लग जाएगा, फ्लूइड इकट्ठा होने लग जाएगा। जैसे कि हम एनिमल के अंदर देखते हैं कि ब्रिस्किट अडीमा की कंडीशन होती है, अर्थात आगे वाले दोनों पैरों के बीच में ब्रिस्किट अडीमा में जो फ्लूइड मिलता है, अडीमा मिलता है, तो वो इसकी वजह से होता है। इसलिए हम इस केस को मानते हैं टीपी का केस, ट्रॉमेटिक पेरिकार्डाइटिस। अब हम जानते हैं कि जब ये निडल इधर डायफ्राम को ना भेदकर दूसरी पोजीशन में होती है, तो यानी कि जितने भी एब्डोमिनल ऑर्गन होते हैं इसके अंदर वो एक परत के द्वारा कवर होते हैं जिसको बोलते हैं हम पेरिटोनियम। पेरिटोनियम पेरिटोनियम के अंदर जैसे ही ये निडल पंचर करेगी तो पेरिटोनियम के अंदर क्या होगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगी और पेरिटोनियम की इन्फ्लामेशन को बोलते हैं पेरिटोनाइटिस। तो ये केस बन जाएगा ट्रॉमेटिक रेटिकुलो पेरिटोनाइटिस। तो इसलिए यदि टीआरपी का केस हमें मिलता है तो उस केस के अंदर हमारे को रूमिनोटॉमी करनी पड़ती है। तो इसमें एक कारण हमने देख लिया फॉरेन बॉडी का। दूसरा कारण देखें तो है इसमें एक कारण झागदार आफरा। झागदार आफरा यानी कि जिसको बोलते हैं हम फ्रोथी ब्लॉट। अब फ्रोथी ब्लॉट के कंडीशन के अंदर भी हमारे को रूमिनोटॉमी करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि हम जानते हैं कि लेफ्ट फ्लैंक रीजन के अंदर यदि किसी पशु के आफरा आ जाता है, ब्लॉट की कंडीशन होती है, तो उसमें लेफ्ट फ्लैंक रीजन के अंदर रूमन की पोजीशन होती है। तो ट्रोकार कैनुला से हम उसको पंचर करके उस गैस को बाहर निकालते हैं। लेकिन जब झागदार आफरा या फ्रोथी ब्लॉट होता है तो वो उस ट्रोकार कैनुला वाली निडल से
वो जो हवा है वो बाहर नहीं आ पाती, क्योंकि जो बबल्स होते हैं इसके अंदर बैलून बन के वो ट्रैप हो जाते हैं, जिससे हवा बाहर नहीं निकलती। अर्थात फ्रोथी ब्लोथ को हम इस ट्रोकार कैनुला से सही नहीं कर सकते। तो उस कंडीशन में हमारे को क्या करनी पड़ती है, रूमिनोटोमी। और हो सकते हैं कारण इसमें, एक है इसमें इंपेक्शन। इंपेक्शन का मतलब बंद लगना, बंद पड़ना। तो इंपेक्शन का केस हमारे को मिलता है। तो कई बार पशु के अंदर क्या होता है, इंपेक्शन का मतलब जो फीड मटेरियल पशु खाता है तो वो एक सॉलिड बॉल की तरह वहां पे जमता रहता है, जिससे रूमन की जो मोटिलिटी है वो कम हो जाती है। तो एक टाइप का इंपेक्शन बन जाता है। उस इंपेक्टेड मटेरियल को निकालने के लिए हमारे को रूमिनोटोमी करनी पड़ती है। और एक केस इसके अंदर आता है हेयर बॉल। अब हेयर बॉल के अंदर क्या है कि कई बार पशु फॉरेन बॉडी के रूप में बाल वगैरह खा लेता है, तो वो बाल वगैरह जो हेयर है जब खाएगा वो रूमन के अंदर, जब रूमन में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं तो एक बड़ी सॉलिड बॉल बन जाती है। सॉलिड बॉल की वजह से रूमन का जो स्पेस है, उस बॉल की वजह से वहां पे उसके कॉन्ट्रैक्शन प्रभावित होते हैं, तो जिसकी वजह से उसका रूमिनेशन प्रभावित होता है, पशु ऑफ फीड की ओर अग्रसर हो जाता है। और कई बार हमने ये भी देखा है कि जो कुछ पशु हैं जैसे पॉलीथीन बैग वगैरह खा लेते हैं या कुछ प्लास्टिक की चीजें खा लेते हैं, तो वो भी इस रूमन के अंदर उसको इंपैक्ट कर देते हैं, अर्थात उसके मूवमेंट को रोक देते हैं, रूमिनेशन रुक जाता है। तो इस कंडीशन के अंदर भी हमारे को रूमिनोटोमी करनी पड़ती है। तो ये कुछ कारण है इसके अंदर, फॉरेन बॉडी, झागदार आफरा, इंपेक्शन या हेयर बॉल या कोई भी प्लास्टिक या पॉलीथीन जब पशु खा लेता है तो उस कंडीशन में रूमिनोटोमी करके इस मटेरियल को बाहर निकाला जाता है। तो ये ऑपरेशन होता है रूमिनोटोमी। तो ये हमने सबसे पहले इसके कारण देखे हैं। तो अब हम इसका प्रोसीजर जानेंगे कि रूमिनोटोमी हम कैसे करते हैं। अब हम रूमिनोटोमी की विधि के बारे में या उसके प्रोसीजर के बारे में जानते हैं। तो देखो, हम इसमें ज्यादा डिटेल पे इसमें नहीं जाने वाले, क्योंकि एलएससी एग्जामिनेशन के हिसाब से पूरा डिटेल रूमिनोटोमी का नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस कई बार इसके अंदर आते हैं। सिर्फ हमने एलएसए एग्जाम के जो क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर, उस बेसिस पे हम इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो प्रोसीजर के अंदर सबसे पहले कोई भी एनिमल आया है तो उसको हम काबू करते हैं, रिस्ट्रेन करते हैं, ठीक है। और रिस्ट्रेन जब जैसे काबू कर लिया पशु को, तो इसमें हम सीडेशन भी दे सकते हैं। सीडेशन के तौर पर हम इसमें कई बार एनिमल फ्यूरियस है तो जाइलाजिन इंजेक्शन का भी यूज कर लेते हैं। तो ये जो ऑपरेशन है इसमें ये पशु की खड़ी अवस्था के अंदर हो सकता है। तो ये कुछ स्टेप हैं। सबसे पहले एनिमल को हमने रिस्ट्रेन किया है। यदि ज्यादा फ्यूरियस एनिमल है तो सीडेशन के लिए जाइलाजिन लगा देते हैं। खड़ी अवस्था के अंदर ये ऑपरेशन हो जाता है। और फिर हम इसमें यदि एनेस्थीसिया की बात करें, अब इसमें एनेस्थीसिया कौन सा देते हैं, तो इसमें एनेस्थीसिया जो होता है वो होता है पैरावर्टिब्रल। पैरावर्टिब्रल एनेस्थीसिया इसके अंदर हम देते हैं। अब पैरावर्टिब्रल जो एनेस्थीसिया होता है वो या तो उल्टा एल या टी शेप के अंदर हम इसमें देते हैं। या तो उल्टा एल या टी शेप के अंदर यह वाला जो एनेस्थीसिया पैरावर्टिब्रल एनेस्थीसिया है वो दिया जाता है। तो एनेस्थीसिया की बातें होगी। पैरावर्टिब्रल एनेस्थीसिया देंगे कैसे, एल, उल्टा एल या टी शेप के अंदर। अब देखो लगाते कैसे हैं इसके अंदर। जैसे मान लो ये पशु का वर्टिबल कॉलम है, तो यहां पे पशु का जो फ्लैंक रीजन है, तो यहां पे इसके अंदर लंबर एरिया है पशु का। लंबर के बाद जैसे सैक्रम आ जाता है, सैक्रम के बाद यहाँ पे कॉक्सिजियल आ जाता है। तो अब लंबर वाला जो एरिया है उससे 2 से 3 सेंटीमीटर नीचे। अब यहां पे सबसे पहले हमने एनिमल को रिस्ट्रेन किया था। खड़ी अवस्था में ये ऑपरेशन कर सकते हैं। और ऑपरेशन का जो साइट है इसके अंदर वो है लेफ्ट फ्लैंक रीजन। लेफ्ट फ्लैंक रीजन यानी कि ये ऑपरेशन खड़ी अवस्था में हो जाएगा
साइट की बात करें तो लेफ्ट फ्लैंक रीजन से कर सकते हैं। एनेस्थीसिया देखा जाए तो कौन सा देते हैं इसमें, पैरा वर्टिब्रल एनेस्थीसिया, जो उल्टा एल या टी शेप के अंदर दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो वर्टिबल कॉलम जा रहा है इसके अंदर, वहां से इसकी सारी नर्व्स की ब्रांचेस होके गुजरती है। तो अब या तो इसके अंदर हम जब लोकल एनेस्थीसिया को इन्फिल्ट्रेट करते हैं तो इस लाइन के हिसाब से इसको इन्फिल्ट्रेट करेंगे और इस हिसाब से उल्टा एल बना लेंगे, या इसके अंदर हम इस हिसाब से टी शेप के अंदर दे सकते हैं, क्योंकि जितनी भी नर्व्स इसके अंदर आएगी यहाँ पे तो वो एरिया पूरा का पूरा डिसेंसिटाइज हो जाएगा, अर्थात सर्जरी के दौरान एनिमल के किसी प्रकार का दर्द नहीं होगा। तो ये इसके अंदर एनेस्थीसिया इंपॉर्टेंट है। कौन सा एनेस्थीसिया देते हैं, पैरावर्टिब्रल एनेस्थीसिया दिया जाता है उल्टा एल या टी शेप के अंदर। यूज हम इसमें कौन सा करते हैं, लोकल एनेस्थीसिया, जैसे कि आता है जाइलोकेन। जाइलोकेन जो एनेस्थीसिया है उसको हम यूज करते हैं। साल्ट होता है इसके अंदर लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड, तो ये हम इस साइड पे उल्टा एल शेप बनाते हैं या टी शेप के अंदर ये एनेस्थीसिया दे देते हैं। अब देखो इस ऑपरेशन का जो प्रोसीजर जानते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे साइट को तैयार कर लेते हैं। अब साइट जैसे ही तैयार हो जाएगी तो जैसे ही ये फ्लैंक रीजन है, साइट हमारी तैयार होगी, इसमें हम जो लंबर एरिया है वहां से 2 से 3 सेंटीमीटर नीचे जो लेफ्ट फ्लैंक रीजन आता है वहां पे 8 से 10 सेंटीमीटर लंबा चीरा लगा लेते हैं। तो देखो सबसे पहले जैसे ही चीरा लगेगा तो सबसे पहले कटेगी इसके अंदर त्वचा अर्थात स्किन, स्किन के बाद आएगा इसके अंदर फेशिया, फेशिया के बाद आ जाएगी इसके अंदर मसल्स, और मसल्स के बाद आ जाएगी इसमें पेरिटोनियम। और जैसे ही पेरिटोनियम खुलेगी तो पेट की जो कैविटी है उसके सारे ऑर्गन हमारे को दिखेंगे। तो उसके बाद हमारे को इसमें रूमन को अप्रोच करनी है, यानी कि रूमन को अपने देखेंगे, क्योंकि अपना जो ऑपरेशन का नाम है रूमिनोटोमी, यानी कि रूमन को अपने को ओपन करना है, उस पे चीरा लगाना है। तो जैसे ही सबसे पहले त्वचा कटेगी, फेशिया, फिर मसल्स लेयर आएगी, फिर पेरिटोनियम आएगी और फिर रूमन तक चले जाएंगे। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही स्किन, फेशिया और मसल्स को हम काटते हैं उसके बाद एक इसमें इंस्ट्रूमेंट काम में आता है, वैनगार्थ। वैनगार्थ रूमिनोटोमी सेट। तो ये इंपॉर्टेंट है, एलएसए एग्जाम में भी पूछा गया था कि रूमिनोटोमी के अंदर कौन सा सेट काम में आता है, वैनगार्थ रूमिनोटोमी सेट। अब देखो इस सेट को हम स्किन और मसल्स लेयर पर इस पर फिक्स करते हैं। तो ये इस प्रकार का एक सेट होता है, एक लोहे का स्टेनलेस स्टील का फ्रेम होता है जो इस साइड पे हम फ्लैंक रीजन में लगाते हैं। इसका जो मकसद यही है कि जो हम रूमन के अंदर ओपनिंग बना रहे हैं वो चौड़ा हो जाए और आसानी से हमारा हाथ उसमें चला जाए। जो भी हमने वहां पे ऑपरेट के दौरान जो फॉरेन बॉडी है या झागदार आफरा है या इंपेक्टेड सॉलिड मटेरियल भरा हुआ है उसको हटाना है तो वो इजीली से हम निकाल सकें, अर्थात वो ओपनिंग को चौड़ा हो जाए और आसानी से वो ऑपरेशन हो जाए। तो इसलिए हम यूज करते हैं वैनगार्थ रूमिनोटोमी सेट। तो इसको अप्लाई करने के बाद साइडों के अंदर इसमें इस तरीके से हुक आते हैं और ये भी हम मसल्स पे अप्लाई करके उसको चौड़ा कर लेते हैं। और इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं रूमन पर। और जैसे ही हम रूमन के ऊपर चीरा लगाएंगे, रूमन के अंदर रूमन की भित्ति पे चीरा लगेगा तो एक फोर्सेप आती है, उसको हम बोलते हैं बुल्लेसम फोर्सेप। बुल्लेसम फोर्सेप। जैसे ही रूमन पे चीरा लगता है तो रूमन की भित्ति के किनारों पर हम बुल्लेसम फोर्सेप से इस हैंडल के ऊपर फिक्स कर देते हैं। यानी कि जो बुल्लेसम फोर्सेप है, वैनगार्थ रूमिनोटोमी सेट है, उसके ऊपर वाले पर इसमें ऊपर से और नीचे से उसको सेट कर देते हैं और रूमन की जो ओपनिंग है वो चौड़ी हो जाएगी। आराम से हमारे को उसमें ऑपरेट के लिए सहायता मिल जाएगी। तो ये होता है इसमें वैनगार्थ रूमिनोटोमी सेट।
एक इसमें बुलेसम फोर्सेप का जो यूज किया जाता है रूमिनोटॉमी के अंदर। अब देखो जैसे ही रुमन हमारा खुल गया तो उसके अंदर जैसे हमने उसके कारण देखे थे, जैसे फॉरेन बॉडी है तो उस फॉरेन बॉडी को हम बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि फॉरेन बॉडी ज्यादातर रेटिकुलम वाले भाग में मिलती है, क्योंकि केस भी टीआरपी है ट्रोमेटिक रेटिकुलो पेरिटोनाइटिस का। तो इसमें हम एक छोटी गोल मैग्नेट को लेके रुमन के थ्रू यहां से इंसर्ट करके रेटिकुलम के अंदर डाल देते हैं और उसको चारों तरफ से हाथ से घुमाते हैं, तो जो भी कील वगैरह है, लोहे की फॉरेन बॉडी है, वो बाहर निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से हम इस कारण को हटाते हैं। यदि कोई इंपैक्टेड सॉलिड मटेरियल भरा हुआ है तो उसको भी हम जो रुमन के अंदर ओपनिंग की है उसके थ्रू निकाल लेते हैं। यदि पशु के झागदार आफरा है तो उस चीज के अंदर भी उस आफरे वाला जो पार्ट है उसको हटा देंगे, बाहर निकाल देंगे। तो इस प्रकार जितने भी हमने कारण देखे थे उन कारण को हम इसमें हटा सकते हैं। या जैसे कोई भी पॉलीथीन बैग मटेरियल वगैरह खाया है एनिमल ने, वो भी हम इसके थ्रू बाहर निकाल देते हैं। तो अब हम इसमें करेंगे सूचरिंग, अर्थात जो रुमन हमने ओपन किया था तो यहां से हम इसमें बंद करना इसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले रुमन के ऊपर हम टांके लगाएंगे और वो सूचर का उसमें पैटर्न कौन सा रहता है उसको देखते हैं। तो रुमन पे जो सूचर का पैटर्न रहता है वो रहता है इसमें लैम्बर्ट व कुशन पैटर्न। तो ये भी पूछा जाता है कि रोमन पर किस प्रकार का सूचर पैटर्न है, अर्थात किस प्रकार के टांके लगते हैं। तो वो टांकों का पैटर्न होता है इसमें लैम्बर्ट और कुशन। और इसमें यदि पूछा जाए कि धागा कौन सा लेते हैं तो धागा इसमें लेते हैं हम ऑब्जरेबल धागा। ऑब्जरेबल अर्थात कैटगट का यूज करते हैं। तो कैटगट में भी यदि नंबर पूछा जाता है तो कैटगट जो यूज कर रहे हैं इसके अंदर वो नंबर इसमें 2 या 3 नंबर का इसमें यूज करेंगे। अब देखो रोमन पे टांके लगने के बाद फिर हम पेरिटोनियम, मसल्स और फेशिया इन तीनों लेयर पे टांके लगाएंगे। और यहां पे जो टांकों का पैटर्न रहता है वो रहता है इसमें कंटिन्यूअस यानी कि लगातार लगाते हैं। धागा भी इसमें कौन सा यूज करेंगे हम, कैटगट अर्थात ऑब्जरेबल सूचर मटेरियल। कंटिन्यूअस पैटर्न से हम फेशिया, मसल्स और पेरिटोनियम को बंद कर देंगे और फिर लास्ट में आएगी ऊपर की तरफ त्वचा। अब इस त्वचा पे जो टांके लगते हैं वो हम लगाएंगे इसके अंदर सिंपल इंटरप्टेड या हॉरिजॉन्टल मैट्रस या क्रॉस मैट्रस। तो ये 3 पैटर्न जो होंगे त्वचा पे लगा सकते हैं, इनमें से कोई भी लगा सकते हैं। और त्वचा के अंदर जो टांके लगते हैं उसमें जो धागा होता है वो होता है इसमें शिल्क धागा, अर्थात कौन सा धागा होता है शिल्क धागा, इसमें नॉन ऑब्जरेबल धागा, यानी कि ऐसा धागा जो अपने आप बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब नहीं होता, उसको सर्जरी के बाद कुछ दिनों बाद हटाना पड़ता है। वो धागा कौन सा होता है, नॉन ऑब्जरेबल धागा यानी कि शिल्क धागा। तो इस प्रकार से हम इस त्वचा के घाव को भी बंद कर देते हैं। तो ये ऑपरेशन था रूमिनोटॉमी का। तो ज्यादा डिटेल्स में अंदर हमने इसमें नहीं लिया, लेकिन कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं, टांकों का पैटर्न इसमें क्या रहता है, इस टाइप के कई बार क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो ये रूमिनोटॉमी का ऑपरेशन हो गया। देखो नेक्स्ट ऑपरेशन इस क्लास का है वो है सीजेरियन। तो सीजेरियन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक रोम का महान शासक था। रोम का जो महान शासक था उसका नाम था जूलियस सीजर। जूलियस सीजर। और यह शासक जो था वो सबसे पहले सीजेरियन विधि से ही पैदा हुआ था और इसलिए इस ऑपरेशन का जो नाम है वो सीजेरियन पड़ा। तो रोम के जो महान शासक थे वो सीजेरियन के द्वारा पैदा हुए और उनका नाम था जूलियस सीजर, और उसके अकॉर्डिंग ही इस ऑपरेशन का नाम सीजेरियन पड़ा। अब हम देखेंगे कि सीजेरियन करने के क्या कारण हैं, किस कारण से हमारे को सीजेरियन करना पड़ता है। तो पहला कारण देखें, जैसे कि फीटस का जो साइज है वो बड़ा है, यानी कि फीटस का जो साइज है बड़ा है तो डेफिनेटली वो सर्विक्स को पीछे से क्रॉस करता हुआ बाहर नहीं आ पाएगा। तो उस कंडीशन के अंदर भी हमारे को सीजेरियन करना पड़ता है। सर्विक्स का
जो मुंह है वो नहीं खुलना या प्रॉपर वे के अंदर पूरा नहीं खुलना। जब कई बार हम देखते हैं कि सर्विक्स का मुंह नहीं खुलता, उसमें वैसे तो हम बहुत सारे इंजेक्शंस हैं, हार्मोनल यूज करते हैं, जैसे क्लोप्रोस्टिनोल है, वाल्थामेट ब्रोमाइड अर्थात एपिडोसिन इंजेक्शन है। तो यदि उस दौरान उनको लगाने या कोशिश करने के बाद में भी सर्विक्स का मुंह ओपन नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में सिजेरियन करना पड़ता है। या है इसमें यूट्रस में टॉर्सन। टॉर्सन का मतलब होता है कि बच्चेदानी के अंदर आंटा आना, यानी कि टॉर्सन प्री सर्वाइकल और पोस्ट सर्वाइकल जो होता है, दो प्रकार का होता है। तो कई बार सर्विक्स वाला जो पार्ट है वहां पे इसके अंदर टॉर्सन हो जाता है, और टॉर्सन को वैसे हम कई मेथड से रिमूव करते हैं, और फिर भी यदि यूट्रस का टॉर्सन रिमूव नहीं हो रहा तो उस कंडीशन के अंदर भी हम सिजेरियन करते हैं। इसमें यदि फीटस का प्रेजेंटेशन पोस्चर, यदि फीटस का प्रेजेंटेशन पोस्चर या उसकी पोजीशन वो सही नहीं है तो भी हमारे को सिजेरियन करना पड़ता है। तो प्रेजेंटेशन सही नहीं है, उल्टा फुल्टा इसमें बच्चा है, तो उस कंडीशन में भी हम डिस्टोकिया को हैंडल करते हैं। यदि उसमें बाहर नहीं निकलता तो हमारे को सिजेरियन करना पड़ता है। और भी कारण है इसके अंदर, जैसे कि यूटेराइन इनर्शिया, यानी कि कई बार यूट्रस की जो मांसपेशियां है वो प्रॉपर वे के अंदर काम नहीं करती, अर्थात बच्चे को बाहर की ओर नहीं धकेल पाती, तो उस कंडीशन के अंदर भी हम सिजेरियन करते हैं। या कई बार हम देखते हैं कि पशु थोड़े से एज्ड हो गए हैं, कई बार वो ब्याह चुके हैं, तो उस कंडीशन में यूट्राइन मसल्स जो होती है वो वीक हो जाती है, प्रॉपर वे के अंदर उसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं होते, तो उस केस के अंदर हम इसमें सिजेरियन करते हैं। तो ये केस यूट्राइन इनर्शिया का कहलाता है, जब यूट्राइन मसल्स प्रॉपर वे के अंदर काम नहीं करती। एक कारण है इसका कम उम्र में गर्भधारण। कई बार हम छोटी उम्र में या जिन पशुओं का वजन जो कम होता है, तो उस कंडीशन के अंदर हम उन पशुओं को प्रेग्नेंट कर देते हैं, तो जिसकी वजह से वो बच्चा प्रॉपर वे के अंदर जब प्रेगनेंसी पूरी होती है, पार्चुरेशन की प्रक्रिया होने वाली होती है, तो उस टाइम ये बच्चा बाहर नहीं आता, तो उस कंडीशन के अंदर भी हमारे को सिजेरियन करना पड़ता है। और एक कारण इसका यह है कि पेल्विक बोन का फ्रैक्चर होना। तो कई बार गाय भैंस है ब्याने वाली है, उस दौरान पेल्विक बोन के अंदर फ्रैक्चर हो जाता है, और फ्रैक्चर हो जाता है तो उसकी वजह से जो पीछे का स्पेस जो होता है, जो पेल्विक के स्पेस होगा जहां से बच्चा बाहर की ओर आता है, तो वहां कम होने की वजह से वहां बच्चा बाहर नहीं निकल पाता, तो उस कंडीशन में भी सिजेरियन करना पड़ता है। फीटस के अंदर ममीफिकेशन होना। कई बार फीटस जो होता है वो अंदर गलने सड़ने लगता है, या कई बार एम्फाइसीमा की कंडीशन मिलती है, तो उस कंडीशन के अंदर भी हम सिजेरियन करते हैं। या कई बार फीटस के अंदर विकृति आ जाती है, फीटस के अंदर भी विकृतियां आती है, जैसे कि मोनास्टर, एम्फाइसीमा या हाइड्रोसिफेलस। तो मोनास्टर, एम्फाइसीमा या हाइड्रोसिफेलस, कई बार हेड का जो साइज है बहुत बड़ा हो जाता है और बच्चा बाहर नहीं निकलता। या हाइड्रोसिफेलस के अंदर भी इसमें फ्लूइड भरने की वजह से बच्चा जो होता है उसका साइज बड़ा होगा। एम्फाइसीमा में भी बच्चा जो होता है वो फूल जाता है, तो इस कंडीशन के अंदर भी हमारे को सिजेरियन करना पड़ता है। ये तो कुछ कारण थे हमें, तो जो हमारे ध्यान में होने चाहिए भी, किस कारण हम सिजेरियन की अप्रोच लेते हैं।
तो सीजेरियन जो होता है वो एक इमरजेंसी ऑपरेशन होता है। तो सीजेरियन को बोलते हैं इमरजेंसी ऑपरेशन, यानी कि तत्काल यदि हमने उस ऑपरेशन को नहीं किया तो उस कंडीशन के अंदर उसके अंदर जो बच्चा है वो उसकी डेथ हो जाएगी, और जैसे बच्चे की डेथ होगी तो उसमें एम्फाइसीमा जो वाली जो कंडीशन डेवलप होगी और फिर सेप्टिसीमिया होकर उस गाय की भी डेथ हो जाएगी। तो इसलिए इसको इमरजेंसी ऑपरेशन हम कहते हैं। तुरंत इसको हमारे को करना पड़ता है। जितना जल्दी हम इसमें अप्रोच करेंगे तो इसमें हम उस बच्चे की और उसके मदर्स दोनों की जान को बचा सकते हैं। यदि हम इसमें देरी करेंगे तो ये कंडीशन और ज्यादा वर्स हो जाएगी, प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। अब हम सीजेरियन की विधि के बारे में देखते हैं, इसका प्रोसीजर कैसे होता है। तो इसमें वही है, सबसे पहले एनिमल को हम रिस्ट्रेन करेंगे, काबू करेंगे। तो सबसे पहले काबू करने से पहले अब इसमें थोड़ा हम साइट के बारे में देख लें कि जो सीजेरियन है वो कहां कहां से हम कर सकते हैं। तो सीजेरियन हम इसके अंदर कई तरीके से कर सकते हैं, अर्थात बहुत सारी साइट्स होती है सीजेरियन की। तो सबसे पहले यदि देखें तो ये पशु की खड़ी अवस्था के अंदर भी हो सकता है, यानी कि पशु खड़ा है उस कंडीशन के अंदर भी, अर्थात यदि हम इस ऑपरेशन को जल्दी अप्रोच कर लेते हैं तो उस कंडीशन में थोड़ी एनिमल की कंडीशन ठीक होती है, एनिमल उस पोजीशन में खड़ा होता है, तो उस दौरान हम खड़ी अवस्था में भी कर सकते हैं या पशु की लेटी अवस्था में, लेटी अवस्था में भी कर सकते हैं और पशु की उल्टी अवस्था में भी हम इसको कर सकते हैं। इसमें किसी तरीके से कर सकते हैं। खड़ी में देखें तो ये ऑपरेशन हमारा राइट जो फ्लैंक रीजन आता है, राइट फ्लैंक से भी कर सकते हैं इसको और लेफ्ट फ्लैंक से भी कर सकते हैं, यानी कि राइट साइड दाईं साइड से भी और बाईं साइड से भी कर सकते हैं। तो यदि यूट्राइन टॉर्सन का केस होता है, यदि यूट्रस का टॉर्सन होता है तो वो ऑपरेशन हमें राइट फ्लैंक से करना चाहिए, और राइट फ्लैंक साइट इसके अंदर बढ़िया रहती है। जब हम यूट्राइन टॉर्सन का केस देखते हैं तो वैसे तो इसकी साइट राइट फ्लैंक भी है और लेफ्ट फ्लैंक भी है। इसमें दोनों में ये दिक्कत है कि लेफ्ट फ्लैंक से हम यदि हम ऑपरेशन को स्टार्ट करते हैं तो रूमन इसके अंदर बीच में आता है, और राइट फ्लैंक से हम करते हैं तो उधर वाली साइड में इंटेस्टाइन जो बीच में आती है, तो ये इसके अंदर थोड़े कॉम्प्लिकेशन रहते हैं। पशु यदि लेटी अवस्था में है, पशु को लेटा लिया लेटरल कंवल्सी के अंदर, तो उस दौरान हम इसके अंदर पैरामीडियन चीरा लगा के इस ऑपरेशन को कर सकते हैं। और यदि पशु को उल्टी अवस्था अर्थात डोर्सल रिकम्बेंसी के अंदर ले लिया तो हम मिड लाइन पर इंसिजन देके भी इसको कर सकते हैं। वेंट्रल मिड लाइन पर चीरा लगा के भी हम इस ऑपरेशन को कर सकते हैं, यानी पशु को जब उल्टा लेंगे तो नीचे डोर्सल रिकम्बेंसी में आ जाएगा, ऊपर वाली साइड इसके अंदर वेंट्रल साइड होती है, तो वेंट्रल मिड लाइन से भी कर सकते हैं। या इसके अंदर हम स्टाइफल जो जॉइंट्स होता है, तो स्टाइफल जॉइंट से तिरछा चीरा लगाकर भी हम इस ऑपरेशन को कर सकते हैं। यानी कि ऑपरेशन की बहुत सारी साइट्स हैं। खड़ी अवस्था में भी करेंगे तो राइट लेफ्ट फ्लैंक का यूज कर सकते हैं, लेटी अवस्था में हम पैरामीडियन चीरा लगा सकते हैं, उल्टी अवस्था के अंदर यदि करते हैं तो वेंट्रल मिड लाइन पे चीरा लगा के कर सकते हैं, या इसको स्टाइफल पर तिरछा चीरा लगा के भी कर सकते हैं। तो ये साइट हमने इसमें देखी। साइट के बाद इसमें बात करेंगे हम एनेस्थीसिया की। तो देखो एनेस्थीसिया इसके अंदर हम क्या देते हैं। तो एनेस्थीसिया के रूप में यदि देखा जाए तो एक तो इसके अंदर हम यदि थोड़ा एनिमल फ्यूरियस है तो इसमें सीडेशन कर सकते हैं, और सीडेशन हमेशा किससे दिया जाता है, जाइलाजीन से। और दूसरा स्टेप इसके अंदर ये आता है कि इसके अंदर हम हाई एपिड्यूरल भी दे सकते हैं, हाई एपिड्यूरल। और हाई एपिड्यूरल का मतलब इसके अंदर ये है कि जो एपिड्यूरल हम लगाते हैं, जैसे मान लो कोई टेल एम्पुटेशन करना है या बैक साइड के अंदर एट्रेशिया नाई का केस हम कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो
हम एनेस्थीसिया की क्वांटिटी है, मान लो इसमें 3 ml का यूज कर रहे हैं, और जैसे जैसे हम इसकी डोज हम बढ़ाते जाएंगे तो वो एनिमल के अंदर उस डोज का जो असर है वो आगे क्रेनियल की तरफ आता रहेगा। जैसे कि जिस डोज को हम 10 ml कर दिया तो हाइंडलिम्ब वाला जो पूरा का पूरा एरिया है वो डिसेंसिटाइज हो जाएगा, सुन हो जाएगा। और डोज बढ़ाएंगे तो एब्डोमिनल कैविटी वाला जो एरिया है वहां पे भी इसका असर आएगा। तो हाई एपिडुरल लगा के भी ये ऑपरेशन कर सकते हैं, या इसके अंदर हमने रूमिनोटोमी में जैसे किया था पैरावर्टिब्रल। पैरावर्टिब्रल जो एनेस्थीसिया है वो भी हम इसमें दे सकते हैं। इसके अंदर हम किसका यूज करते हैं, लोकल का। लोकल में यूज करते हैं हम लिग्नोकेन को। तो पैरावर्टिब्रल जो है उल्टा एल या टी शेप के अंदर एनेस्थीसिया देते हैं, वो दे सकते हैं। हाई एपिडुरल दे सकते हैं। थोड़ा एनिमल फ्यूरिस है तो सीडेशन के लिए उसमें जालाजीन दे सकते हैं। तो ये इसके अंदर एनेस्थीसिया की बातें होगी। अब देखो इसकी जो विधि हम देख ही रहे थे, तो सबसे पहले हमने साइट के बारे में देखा, कौन सी साइट लेंगे हम। उसके बाद हमने उसमें एनेस्थीसिया के बारे में देखा। और अब हम इसके अंदर इंसिजन देंगे, यानी कि सबसे पहले इसके अंदर वही चीज है कि यहां से हमारे को ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे तो उसकी साइट को हम बढ़िया तरीके से तैयार कर लेंगे। साइट तैयार होने के बाद इसमें जो हम चीरा लगाएंगे तो सबसे पहले त्वचा की लेयर कटेगी, उसके बाद इसमें फेशिया की लेयर कटेगी, फेशिया के बाद इसके अंदर मसल्स आएगी, मसल्स की लेयर को काटेंगे, मसल को काटते ही इसके अंदर कौन सी आएगी, पेरिटोनियम। पेरिटोनियम की लेयर करते ही सारे ऑर्गन आ जाएंगे। तो हमारे को करना है इसमें सीजेरियन, और सीजेरियन का मतलब ही है हमारे को किस पे जाना है, यूट्रस पर। तो हम किस पे चीरा लगाएंगे, यूट्रस पे। तो सबसे पहले चीरा स्किन पे लगेगा, फिर फेशिया पे, फिर मसल्स पे, फिर पेरिटोनियम, फिर यूट्रस पे। जैसे ही यूट्रस हमारा ओपन हो गया तो यूट्रस पर सबसे पहले, यूट्रस पे चीरा लगाने के पहले हम उस यूट्रस वाले पार्ट को खींच के थोड़ा चीरे की तरफ, यानी इंसिजन की तरफ बाहर की ओर ले लेते हैं। इसका जो मकसद यही होता है कि जैसे ही हम यूट्रस पे चीरा लगाएंगे तो अंदर का जो जितना भी फ्लूइड है वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ना गिरे, या इसके हम चारों तरफ ड्रैप्स वगैरह लगवा लेते हैं ताकि फ्लूइड जो है वो अंदर ना जाए। उसके बाद इस यूट्रस पे चीरा लगाकर उस बच्चे को बाहर निकाल देते हैं। और उसके साथ में प्लेसेंटा चिपकी हुई होगी तो वो साथ ही उसको खींच के निकाल देंगे। कई बार प्लेसेंटा इसमें बाहर नहीं आती, तो उस कंडीशन के अंदर हम यूट्रस की जो वाल होती है उस पर ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगा के छोड़ देते हैं, क्योंकि इस इंजेक्शन का रोल यही है कि इसमें कॉन्ट्रैक्शन करवा के तो ये अपनी नॉर्मल ओपनिंग से जो प्लेसेंटा है वो बाहर आ जाएगा। और उसके बाद यूट्रस को अच्छे तरीके से क्लीन करके इसकी यूट्रस की हम सूचरिंग करते हैं। और सूचरिंग के अंदर कौन सा पैटर्न हम यूज करते हैं, तो सूचरिंग के अंदर पैटर्न की बात करें तो पैटर्न होता है इसमें लैम्बर्ट और कुशन। जो धागा होता है इसके अंदर वो होता है इसके अंदर कैटगट, और यदि इसका नंबर पूछा जाए 2 या 3 नंबर बड़े पशुओं में। और कैटगट कौन सा धागा होता है, ऑब्जरेबल धागा। तो इस प्रकार से यूट्रस को हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। अब जैसे ही यूट्रस बंद हो जाएगा उसके बाद फिर हम पेरिटोनियम, मसल्स और फेशियल लेयर को बंद करेंगे। इसके लिए भी हम कैटगट का यूज करेंगे। पैटर्न यूज करेंगे, वो कौन सा करेंगे, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस पैटर्न से इसको, फेशिया को, मसल्स को, पेरिटोनियम को बंद कर देंगे। और सबसे लास्ट में बची इसके अंदर स्किन। स्किन पर हम शिल्क धागे के साथ सिंपल इंटरप्टेड हॉरिजॉन्टल मैट्रेस या क्रॉस मैट्रेस से इसको क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो ये था इस ऑपरेशन के बारे में सारांश। इस तरीके से हम इस ऑपरेशन को कंप्लीट करते हैं। और इसमें थोड़ा सा यूट्राइन फ्लूइड का हम विशेष ध्यान रखते हैं। ऑपरेशन के दौरान एब्डोमिनल कैविटी के अंदर यदि यूट्राइन का जो इन्फेक्टेड मटेरियल है वो गिरता है तो वो इन्फेक्शन कोज करता है, उससे पेरिटोनाइटिस होती है, सेप्टिसीमिया होता है, टॉक्सेमिया होता है, और कई बार उस गाय की डेथ भी हो जाती है। तो उसका हम इसके अंदर विशेष ध्यान रखेंगे। और साथ में हम पोस्ट ऑपरेटिव केयर के तौर पर उस एनिमल को कई दिनों तक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, नेसिड्स, फ्लूइड थेरेपी वगैरह उसमें देते रहेंगे
ताकि एनिमल की जो रिकवरी है वो फास्ट हो जाए। और ये सुचर लाइन जो है, स्टिचेस है, वो लगभग हम 12 से 15 दिन बाद हटा देते हैं। तो दोस्तों आज 11 नंबर क्लास के अंदर हमने सिजेरियन और रूमिनोटोमी के बारे में जाना। और ये वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।